नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं देश की बात। ऋषिगंगा से जो तबाही हुई है, उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से जो तबाही मची है, उसमें अब तक 18 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 202 लोग अभी भी लापता हैं। राहत का काम, बचाव का काम लगातार चल रहा है। पानी का तेज बहाव है यहाँ पर। ये चमोली जिला है। चमोली जिले के जोशीमठ में ग्लेशियर के टूटने की वजह से अलकनंदा और धौली गंगा नदियों में भयंकर बाढ़ आ गई है। अलकनंदा और धौली गंगा नदियों में बाढ़ आई है। यहां पर 5 पुलों को ये बाढ़ बहा कर ले गई है। इस हादसे में तपोवन पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। 2 बिजली घर तबाह हो गए हैं। यहां मौजूद एक टनल पूरी तरह से ग्लेशियर फटने के बाद बाढ़ के साथ बहकर आए मलबे से भर गई है। खबरों के मुताबिक इस टनल में 34 मजदूर फंसे हुए हैं। इन मजदूरों को बचाने की कोशिश की जा रही है। टनल के अंदर जेसीबी की मदद से रेस्क्यू टीम के जवान मलबा साफ कर मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये टनल करीब 1.5 किलोमीटर लंबी है और जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त वहां पर कई मजदूर काम कर रहे थे और इसी टनल के अंदर अभी भी ये मजदूर फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने की कोशिश लगातार हो रही है। जब जवान जो हैं वहां पर रेस्क्यू टीम के वो लगे हुए हैं कि किसी तरह से वो वहां मजदूरों तक पहुंच पाए। हमारी कंपनी में जो आपदा आई थी, ग्लेशियर टूटने से जो ये तबाही हुई है, ऋषिगंगा नदी के साथ जो हजारों टन का मलबा आया है, आसपास के इलाके में वो फैल गया है। रास्ते में आने वाले घरों, पास के एनटीपीसी पावर प्लांट, इन सबको इससे नुकसान पहुंचा है। ऋषिगंगा और तपोवन पावर प्रोजेक्ट के बह जाने से करीब 700 करोड़ का नुकसान भी हुआ है। हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे मौके पर से और जानकारी दे रहे हैं। बात करी जाए इस राहत कार्य की, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर के दृश्य जो है। और इस वक्त हम एनटीपीसी की उस हाइड्रो पावर प्लांट की उस टनल में पास मौजूद है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि तकरीबन 38 लोग अंदर फंसे होने की आशंका बताई जा रही है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पूरी तरफ जो कीचड़ आपको नज़र आ रहा है, जितना भी ये मलबा आपको नज़र आ रहा है, ये इनमें से ज़्यादातर इस टनल के अंदर से निकाला गया है। तो एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह का भयावह वो दृश्य रहे होंगे जब इतना कीचड़ आया कि इस टनल में पूरी तरीके से भर गया और अंदर तकरीबन 38 से 40 लोग मौजूद थे जिस वक्त जो काम कर रहे थे एनटीपीसी के इस प्रोजेक्ट में, जो अंदर ही फंसे हुए रह गए। तो इससे पहले कि मैं यहाँ के जो अधिकारी मौजूद है आईटीबीपी के, उनसे बात करूं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो डैम का वो दृश्य जो डैम एनटीपीसी का था, जो टूट गया है। यहाँ पर आप अगर नदी का बहाव देखें तो दूसरी तरफ से जब ऋषिगंगा जो पावर प्रोजेक्ट था उसका मलबा पूरा आया तो अपने साथ इस डैम में भी तबाही उसने मचा दी और इसमें भी काफ़ी भारी नुकसान हुआ। हालांकि सबसे ज़रूरी बात समझने की ये है कि ये काफ़ी बड़े लेवल का डैम था। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चालू था, तकरीबन 70% यहाँ पर काम किया गया था और इसीलिए काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर कर्मचारी मौजूद थे जो बाढ़ आने के बाद, मलबा आने के बाद अंदर फंसे रह गए। और अभी यहाँ पर एडीजी भी मौजूद है आईटीबीपी के, उनसे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पर हालात है और क्या आगे आने वाले समय में रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से दिखने वाला है। तो मनोज सर, सबसे पहले मैं ये समझने की हम जो कोशिश कर रहे हैं, अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कि अभी ताज़ा हालात क्या है आपके हिसाब से, अभी ऑपरेशन कहाँ स्टैंड करता है? देखिए, अगर हम राइट फ्रॉम जहाँ से ग्लेशियर ब्रेक अवे हुआ था फ्रॉम नंदा देवी बेस, and we had a complete round and interacted with the people, affected people and the people who are on the job. The 3-4 things have emerged so far. क्या हुआ? कि राशन सप्लाई, अच्छा ये आप you want to know, आप जानना चाहते हैं क्या क्या अभी तक डैमेज हुआ था? जी। नहीं, मैं आप उससे बता रहा हूँ, हाँ करेक्ट करना चाहता हूँ। ये देखिए, रैनी गांव है, उसी में 3 चीज़ें स्टैंड करती हैं। नंबर 1 इज डैम, जो प्राइवेट डैम था, एक वो था, तो दैट इज कम्प्लीटली स्वेप्ट अवे, पूरी तरीके से। अब कितने मरे, क्या हुए, दैट में बी द पीपल आर टेकिंग अकाउंट ऑफ इट। सेकंड था वहाँ पे ब्रिज बहुत स्ट्रॉन्ग था, स्टर्डी था, विच वॉज लिंकिंग टू द बॉर्डर टुवर्ड द नीति पास, मलारी एंड ऑल, सुराई टोटा,
तो वहाँ पे काफ़ी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। चीन की बॉर्डर से लगा हुआ जो आप बता रहे हैं, बिल्कुल उसको तोड़ दिया उसने। इन द बार्गेन विद द रिजल्ट 13 विलेजेस विच वर अक्रॉस दैट ब्रिज आर अफेक्टेड, एंड ड्यू टू द effective support of the Uttarakhand government, they could able to have sorties full of logistic stuff that has been dropped either in the Lata village, which is across, and another is Rally village, which is just so. Thereafter, Aparna ji is a sector DIG of ITBP. Her companies are deployed across that. पूरे इलाके में कंपनी मतलब हाँ, उसके उसमें कंपनी, हाँ वहाँ पे हमारे लोग हैं। तो इंस्ट्रक्शन दिए गए कि वहाँ एक कंट्रोल रूम खोला जाए, लाटा गांव है, जहाँ से अब क्या हो रहा है, हम 13 पूरे गाँव को जो लॉजिस्टिक सामान आ रहा है उसको हम लिंकअप करके उनको दे रहे हैं। जो टनल है सामने, ये काफ़ी अंदर तक जाती है सीधे, और तकरीबन 200 मीटर के बाद एक लिंक है इस टनल के साथ, एक और छोटी टनल है। तो जहाँ पर हमें एस्टिमेट किया गया है कि शायद वहाँ पे वो लोग जो अटके हुए हैं वहाँ पे है मेजॉरिटी ऑफ देम। तो प्रयास ये किया जा रहा है, अभी जो 4 पार्टियाँ बना दी गई हैं, ITBP की पार्टी है, NDRF की पार्टी है, इसमें SDRF की पार्टी है, आर्मी की पार्टी है। इसमें सबको अपने अपने विधा के अनुसार, स्किल के अनुसार दे विल एंटर इनसाइड, और कोशिश करेंगे कि अभी तो मशीन से हो रहा था कि हमारे पास जो चीज़ें हैं कि हम कितना आगे जा सकते हैं, इससे फिर हमें आगे के बारे में पता चलेगा कि आगे का स्टेप क्या लेना है। तो हर जगह पर डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। तो पहले वाला जो टनल था जिसमें कल हमने रेस्क्यू ऑपरेशन किया है, उसमें चैलेंज था कि कैसे आप रैपलिंग करके अंदर घुसें और रास्ता बनाएं। तो वो हमारे आदमियों ने, जो हमारी माउंटेन की जो स्किल है और ये रॉक क्राफ्ट की स्किल है, उसको अप्लाई करते हुए उसका एमलगेमेशन करते हुए वो अंदर घुसे थे। फिर उनको स्लश और मड वगैरह सब बाहर निकाला, मैनुअली निकाला, और तो उसको जब हम सक्सीड हुए, इट वाज अ लॉन्ग एफर्ट। जी बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात ये थी कि ऑल 12 सर्वाइव। अभी यहाँ पर NDRF से भी कुछ अफसर मौजूद है, शायद हम उनसे भी बात करेंगे। सर, आप NDRF से है, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आर्मी NDRF सब साथ मिलकर एक रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, आपके हिसाब से क्या क्या प्रायोरिटीज अभी रखी जा रही है ऑपरेशन की? प्रायोरिटी तो हमारी है जैसे जल्दी से जल्दी टनल क्लियर हो जाए और हम नीचे अंदर घुस करके अपने सारे सर्च इक्विपमेंट, जो हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स हैं, वो सारे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हुए विक्टिम कोई है वहाँ पे जिंदा, उसको लोकेट कर पाए, उसको निकाल पाए, ये हमारी प्रायोरिटी होगी। जी। और इमीडिएट कोई नेक्स्ट स्टेप जो आप लोग लेने वाले हो अभी? इमीडिएटली तो अभी काम आपके सामने चला हुआ है, रास्ता जैसे बनता जाएगा हम अंदर पेनिट्रेट करेंगे और अपने इक्विपमेंट का सहारा लेकर के, जो भी सिखलाई सारे ट्रेंड लोग हैं, तो हम रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद सर। तो NDRF, ITBP, चाहे सेना हो, तो सभी के सभी एजेंसीज साथ में मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जुटी हुई है, और 24 घंटे ये ऑपरेशन चल रहा है। और सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर यही रहने वाली है कि किस तरह से जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको सही सलामत निकाला जाए। तपोवन टनल से निकाले गए 12 लोग अभी ITBP के अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई, किस तरह वो वहां पर फंसे, क्या हुआ, कैसे बाहर निकाले गए। एक खाली आवाज आई कि बाहर निकलो निकलो निकलो। हमने सोचा पता नहीं क्या हो गया। जैसे हम बाहर दौड़ने लगे तो वैसे पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि सीधा फोर्स सीधा टनल के मतलब मुंह पे घुस गया। हम बाहर नहीं निकल पाए, जिसके कारण तो टनल पर इतना पानी आ गया कि हमने सीधा ऊपर वो पकड़ा, टनल के जो होता है क्रान बोलते हैं ना, क्रान को पकड़ लिया। तो क्रान को पकड़ा तो उसको पकड़े रखे कम से कम आधा 1 घंटा लगा हमको। तो हमने कहा कि जान तो बचानी है, तो आधा 1 घंटा लगा। तो हमने उसको पकड़ा, तो पानी का बहाव जैसे ही मतलब कम होता रहा। उसके बाद हमने धीरे धीरे नीचे उतरे। तो दलदल में थोड़े बड़े बड़े पत्थर थे, उसमें हमने थोड़ा सा सांस ली। उसके बाद हमने उम्मीद छोड़ ली थी, कि हम नहीं बच पाएंगे। टनल में नौकरी करते हैं, जो कि आज सुबह पानी भर गया था 10 साढ़े 10 बजे, और ITBP की टीम ने हमको 2 या 3-4 घंटे में बाहर निकाल दिया। आज हमारी कंपनी में जॉब आई थी और ITBP जोशीमठ ने रेस्क्यू करके हमें बचाया है और अपना हॉस्पिटल में ले आए हैं और अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उत्तराखंड गढ़वाल में भारत देश में तपोवन कंपनी में काम कर रहे थे। अचानक हुआ ये
हाँ 300 मीटर अंदर टनल के अंदर घुस गया था। उस टाइम बाहर से बाहर आ गया ग्लेशियर बह के। तब हम रहे सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक वहाँ रह गया। तब उसके बाद ITB वाले साहब लोग दिए, तब ITB वाले ने हमको निकाला बड़ी मुश्किल से। ऋषिगंगा नदी ने सबसे पहले ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को तबाह किया। ये पूरा प्रोजेक्ट अब मलबे के नीचे है और यहाँ भी कई मजदूर अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। ऋषिगंगा नदी ने यहीं पर चीन की सीमा की तरफ जाने वाले सामरिक लिहाज से अहम पुल को भी तबाह कर दिया है। वहां मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं राजनीतिक कार्यकर्ता और स्थानीय निवासी अतुल सती। ये सामने वो जगह है जहाँ जो है प्रोजेक्ट था, पावर प्रोजेक्ट, वो बह गया है। और ये था पुल, वो पुल का एक हिस्सा दिखाई दे रहा है सामने। ये पुल था काफ़ी मजबूत और ये सीमेंटेड पुल जो बह गया और ये पूरे इलाके का संपर्क कट गया इस भारत से, सीमा से। और ये सड़क जा रही है नीति की तरफ। नीति जो लास्ट गांव है सीमा का, और वहाँ से संपर्क कट गया इस पुल के टूटने से। ये सामने रेडी गांव, ये सामने जहाँ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं, यहाँ मंदिर होता था पहले, वो मंदिर बह गया कल की आपदा से। और यहाँ कुछ घर होते थे, वो घर बह गए हैं। ये रेडी गांव का एक हिस्सा सामने। और ये ऋषिगंगा ये है, ये ऋषिगंगा जाकर के आगे धौलीगंगा में मिल जाती है। ये ऋषिगंगा का दृश्य, और ऋषिगंगा ये यहाँ से आते हुए और सामने जाके धौलीगंगा मिल जाती है। वो सामने संगम का दृश्य है, उधर से धौलीगंगा आती हुई और ये ऋषिगंगा का मटमैला पानी ये धौलीगंगा में मिल रहा है। ये सब तरफ गाद ही गाद है और यहाँ कहीं से वो आया होगा। वो सामने ऋषिगंगा का उद्गम की तरफ, और वो पूरा गॉर्ज घाटी। ये कल तो यहाँ बहुत मलबा था, आज कुछ साफ़ किया गया है मलबा। और इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं। यहाँ पर बचाव का काम, राहत का काम चल रहा है इन इलाकों में। अभी तक बहुत सारे लोग लापता हैं। एक ब्रेक के बाद संसद में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर क्या कहते हैं किसान। आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की और कहा कि किसान बातचीत करें। इसे लेकर हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे कई किसानों से बातचीत की है। देखिए मुकेश की ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को लेकर सदन में जो कुछ आज बोला है उस पर बात करने के लिए सिंघू बॉर्डर पर मेरे साथ बहुत सारे किसान हैं जो कि एक ट्रॉली में बैठे हुए हैं। उससे मैं बात करता हूं। आज प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि जो किसान हैं वो बातचीत के लिए आगे आए और किसानों से उनका कोई टकराव नहीं है। क्या कहना आपका इस पर? बातचीत पिछले 11 दौर की तो हो चुकी है, 75 दिन हो चुके हैं। बातचीत तो सरकार नहीं करना चाहती, किसान तो तैयार है। जब आप किसानों के सामने इस बात की छड़े खड़ी कर दोगे, इसके मतलब है कि सरकार के नियत में खोट है। सरकार नहीं चाहती कि ये डेडलॉक टूटे, इसलिए ये इस तरह के जुमलेबाजी पहले इन्होंने जनता के सामने किया, आज हिंदुस्तान की संसद के अंदर कर रहे हैं। पाजी आप कहाँ से आए हैं? असली पंजाब, जिला फतेहगढ़ साहब। क्या नाम है आपका? गुरजीत सिंह। अच्छा ये बताइए गुरजीत जी की सरकार कह रही है कि आज पीएम ने भी कहा राज्यसभा में कि ना तो मंडियां खत्म हो रही हैं और ना ही एमएसपी कहीं जाएगा, एमएसपी भी रहेगा और मंडियां भी रहेंगी। प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा था भी 15 लाख के आपके अकाउंट में आ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी तो हमेशा झूठ बोलते हैं।
पहले भी झूठ बोलते थे, अब भी झूठ बोलते हैं, उन पर तो विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसे बोलने से क्या है। हम प्रधानमंत्री पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते। लेकिन वो अपील कर रहे हैं कि आप बातचीत के लिए आगे आए। बातचीत तो उन्होंने ये भी भाई साहब ने भी बताया ना, उन्होंने कहा कि कोई टकराव नहीं किसानों से हमारा। ठीक है, नहीं टकराव तो ये इतनी 4-5 लेयर की बैरिकेड ने क्यों कर रखी है जब टकराव नहीं है? क्या उनको खतरा है? वो तो बोल रहे थे हम कश्मीर को अलग नहीं होने देंगे, अब वो दिल्ली को अलग करके बैठे हैं। कहाँ गया उसका 56 इंच का सीना आज? अच्छा, आप बताइए कि जो प्रधानमंत्री हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि किसानों से जो कोई टकराव नहीं है, हम बातचीत करना चाहते हैं और सकारात्मक बातचीत रहेगी, तो क्या कहना इस पर आप? सकारात्मक बातचीत तो तभी होगी ना जब कोई एक बात करेंगे, जो किसान को बुलाएंगे, किसान जाएगा तो भी बात होगी ना। जब जाते हैं तब बात तो पूरी करते नहीं है, बात बीच में छोड़ देते हैं, ऐसे होगा वैसे होगा। कानून तो हम तो बैठे हैं, जब तक कानून रद्द नहीं होते तब तक कोई बात नहीं होती। अच्छा, एक बात और कही है प्रधानमंत्री ने कि सिख धर्म का वो सम्मान करते हैं और सिख लोगों का जो है बहुत बड़ा योगदान है इसमें। वो तो सच है, वो तो सच है ना, सच बोलते हैं। पर कल बोलते रहे ये उग्रवादी हैं, ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं। और तोमर जी अभी कल परसों बोल रहे थे भी ये तो एक प्रांत की प्रॉब्लम है, इनको सिर्फ पंजाब का नाम लिए बगैर बोल रहे थे ना, ये तो इनकी ही प्रॉब्लम है और किसी की प्रॉब्लम नहीं। वो झूठे हैं, ये सरकार झूठ पर ही खड़ी है पहले से ही। ये प्रधानमंत्री भी झूठा है, इनके सारे मंत्री झूठे हैं, बीच में कुछ बोलकर ये दिखाना चाहते हैं, दोगली नीति चलते हैं। हम इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं करते। अब रास्ता कैसे निकलेगा? आप लोग बातचीत के लिए बुला रहे हैं, आप लोग कभी जाएंगे, रास्ता कैसे निकलेगा? रास्ता तो तभी निकलेगा ना जे प्रधानमंत्री जहाँ अपने खेतीबाड़ी मंत्री तोमर कोई बात करने के लिए किसान को बुलाएंगे, कोई बैठ के बात होगा तो तभी होएगा ना। जब किसान बात करता है तो बात पे जाते ही नहीं वो। किसान तो हमारा चाहता है तीनों कानून रद्द हुए तब हम बात करनी है, नहीं तो बात का फायदा नहीं है। वो कभी बोल देते हैं शोध कर देते हैं, कभी बोलते हैं कुछ कर देते हैं। होएगा कैसे? तभी होएगा ना जब हम लोगों को नहीं मजबूर भी एक कानून चाहिए तो वो कौन होते हैं? हमको मालूम है एक कानून कैसे है ना। हमको अपनी फसल कहाँ मर्जी पर बेची ऐसी मंडी में बेचेंगे, ये कौन खरीद लेंगे? हमको बिहार की आमदन पहले दुगनी दिखाए, ये बोला आमदन दुगनी हो जाएगी। बिहार की दिखाए कहाँ दुगनी है, यूपी भी कहाँ दुगनी है कि कितने दुगनी फसल रोलते हैं हो। ऐसे ही हम लोग रोएंगे, ठीक है ना। हम तो कानून रद्द करा के ही जाएंगे, नहीं यहीं बैठे डेरे लगाई, बस कोई बात नहीं। तो प्रधानमंत्री के बयान का ये लोग स्वागत भी कर रहे हैं और कुछ नाराजगी भी है, लेकिन का कहना ये है कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे। तो कुल मिलाकर अभी अगले दौर की बातचीत में क्या कुछ होगा ये हमें देखना होगा। सिंघू बॉर्डर से कैमरामैन सचिन गुप्ता के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और हरियाणा बॉर्डर से सटे राजस्थान के अलवर के शाहजहांपुर में भी किसान 13 दिसंबर से आंदोलन कर रहे हैं। यहां पर जो किसान मौजूद हैं वो ज्यादातर राजस्थान के हैं, जिनकी तादाद दिल्ली की सीमा पर जमा हुए किसानों से कम है। लेकिन 26 जनवरी के बाद जगह जगह राजस्थान में हुई महापंचायत के चलते अब 2-3 दिनों से लगातार किसानों के जुटने का सिलसिला चल रहा है और उनका जोश बरकरार है। नए जोश और नई उमंग के साथ झूमते गाते ये किसान रविवार रात राजस्थान के दौसा, सवाई माधोपुर, भरतपुर जैसी जगहों से आए हैं। दो तीन दिन से शाहजहांपुर में सैकड़ों की तादाद में किसान जुट रहे हैं। 26 जनवरी के बाद राजस्थान में जगह जगह करीब 15 महापंचायतें हुई हैं, जिनकी वजह से आंदोलन में नई जान आई है। 15 पंचायत ये ग्राम पंचायतें हमारे राजस्थान में भी होगी है और अब होती जा रही है। सब जगह डिमांड आ रही है, कह रहे अभी यहाँ हम मीटिंग करना चाहते हैं, यहाँ मीटिंग करना चाहते हैं। आंदोलन में जो शामिल लोग हैं, जो लंबे समय से बैठे हुए करीब 2 महीने से, उनकी तादाद कितनी होगी और रोजाना कितने लोग जुड़ते जा रहे हैं? नहीं, उनकी तादाद करीब 5 और 6 हज़ार के आसपास है। ये हमारी तादाद करीब इतनी है और बाकी
दिन में आने वाले 1000-1500 2000 आदमी टच कर जाते हैं और कुछ खाने के लिए और भी आ जाते हैं लंगते टिप से। तो मिला के यहाँ मेरे ख्याल में 7-8 हज़ार के आसपास के लोग जो है करीब। अब ये इतनी बढ़ेगी कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये टोल तक जाएगी रोड के ऊपर और लाखों में ये संख्या हो जाएगी। राजस्थान के अलवर के शाहजहांपुर में जयपुर नेशनल हाईवे पर करीब 2 किलोमीटर में किसानों का ये डेरा है। आंदोलन करते यहाँ करीब 2 महीने होने वाले हैं। संख्या लगातार बढ़ रही है और जोश और उत्साह भी देखते बनता है। जो ये ज़्यादा समय लेगा मोदी, ये ज़मीन जो सांझापर की ज़मीन है, ये हमारे इतने किसान आएंगे, ये ज़मीन कम पड़ जाएगी। हमको यहाँ खड़ा रहने को जगह नहीं मिलेगी। इतने किसान हमारे पूर्वी राजस्थान से कूच कर गए। जब तक हमारे तीनों कानून वापस नहीं ले लेती मोदी सरकार, जब तक राजस्थान का किसान यहाँ डटा रहेगा। साझा बॉर्डर को उसी हिसाब से मजबूत किया जाएगा जो और बॉर्डर मजबूत है। जो नरेंद्र तोमर जी राजसभा में कह रहे थे कि केवल पंजाब के किसानों का मुद्दा है, अकेला पंजाब नहीं, ये पूरे देश के किसानों का मुद्दा है। हमारा एक ही प्रण है, यहाँ से जीत के घर जाएंगे या मर के घर जाएंगे, सरकार को झुका के जाएंगे और ये काले कानून सरकार को वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे। यहाँ मुलाकात JNU से किसानों के मुद्दे पर ही PhD कर रहे सुरेंद्र भद्रवाल से हुई, जो खुद किसान परिवार से हैं और राजस्थान के हनुमानगढ़ से हैं। भीड़ कम होने की कई वजहें गिनवा रहे हैं। यहाँ पंजाब की तरह जो किसानों के ऑर्गेनाइजेशन उस तरह से मजबूत ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो किसानों की बात करें, और जो भी जुड़े हुए हैं किसान ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं वो लोग पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं। दूसरा कारण ये है कि यहाँ कुछ जगह हैं लोकल बॉडीज में इलेक्शंस थे, इसी वजह से लोग बिजी थे। सिर्फ वोट लेने के लिए वोट की ये सरकार है, वोट की मशीन होगी। हर दिन यहाँ मंच से किसानों को संबोधित करने का सिलसिला चलता है ताकि मुद्दों की समझ भी रहे और ऊर्जा भी बरकरार रहे। किसान जानता है बीज बोने से लेकर फसल काटने का समय लंबा होता है, जिसमें कभी मौसम की मार भी होती है तो कभी अभाव से दो चार भी। ठीक उसी तरह ये उम्मीद का आंदोलन है जिसमें वक्त लगेगा। ऊर्जा और उत्साह ने आज अगर दम तोड़ा तो गम जिंदगी भर का है। राजस्थान के अलवर के शाहजहांपुर से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। जुलाई 2020 में उसे बिटिया की नौकरी के नाम पर मध्य प्रदेश के एक दंपति आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ के जोधपुर से छतरपुर लेकर आए, लेकिन 7 महीने में दरिंदगी की इंतहा हो गई। कुछ महीने पहले उसने खुदकुशी की, लेकिन इस बीच उसे कई बार बेचा गया। अब जाकर आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। आदिवासी बहुल जशपुर की 18 साल की बिटिया 7 महीने में उसे 7 बार बेचा गया। 7,000 से सौदा शुरू हुआ, मौत से पहले 70,000 में उसका आखिरी सौदा हुआ। एक अंतर्राज्यीय गिरोह जो मानव तस्करी करता था, महिलाओं को लगातार बेचता था, ऐसे गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। फरियादी इसमें प्रमुख तौर पे छत्तीसगढ़ का था। उसने बताया था कि उसकी बच्ची को यहाँ पे लाके बेचा गया था। इस विवेचना के दौरान छत्तीसगढ़ पुलिस और छतरपुर पुलिस ने एक साथ काम किया और जितने भी आरोपी इसमें थे सभी को गिरफ्तार करके ट्रांजिट रिमांड के बाद छत्तीसगढ़ भेजा गया। जशपुर जिले के कांसाबेल थाने से पीड़ित को अगवा कर आरोपियों ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में उसको बेचा। पहले छतरपुर के निवासी एक दंपत्ति ने उसे अगवा किया, पिता से फिरौती मांगी, रुपए नहीं मिले तो लड़की का 20,000 रुपए में सौदा कर दिया। आखिर में 70,000 रुपए में उसका सौदा हुआ। जबरन शादी कराई गई, जिसके बाद उसने जान दे दी। एक 18 वर्षीय बालिका को लेकर आए थे और वहाँ से उनकी पत्नी भी साथ में आई थी। यहाँ से जैसे बालिका को लेकर आए तो उसके बालिका से अपने पास रखा और परिजनों से पैसों की मांग कर रहे थे, जिस पर वहाँ अपराध पंजीबद्ध हुआ था। 8 आरोपियों को जो कि लड़की को लेकर आए थे और जिन्होंने लड़की को बेचा था उनको गिरफ्तार किया गया है। लड़की द्वारा सितंबर माह में सुसाइड कर ली है और उसे बार बेचा गया था और इस घटना में जितने भी आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है और ट्रांजिट रिमांड में आज जशपुर लाया जा रहा है।
3 जुलाई 2020 को छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से छतरपुर के आरोपियों ने उसे अगवा किया और पिता से फिरौती मांगी। रुपए नहीं मिलने पर 20,000 में उसे छतरपुर के कल्लू रैकवार को बेच दिया। कल्लू ने लड़की को हरेंद्र सिंह बुंदेला को बेचा। बुंदेला से उसे राजपाल सिंह परमार ने खरीदा। यहां से पीड़ित का सौदा रनगांव के देशराज कुशवाहा ने किया। फिर उसे ललितपुर के मुन्ना कुशवाहा को बेचा गया। आखिर में ललितपुर के संतोष कुशवाहा ने पीड़ित को 70,000 रुपए में खरीदा। जबरन अपने मानसिक रूप से परेशान बेटे से शादी करवा दी। 10 सितंबर 2020 को पीड़ित ने कथित तौर पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। छतरपुर पुलिस अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाकों की लड़कियों की तस्करी की परतें उधाड़ने में जुटी है। पीड़ित के पिता की शिकायत पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने छतरपुर पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद 2 आरोपी पकड़े गए। पूछताछ हुई तो परतें खुली और मानव तस्करी के इस बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ। जशपुर से संतोष और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। नेवी में सेलर सूरज कुमार दुबे रहते झारखंड में थे। उनका अपहरण चेन्नई में हुआ और जलाकर उनकी हत्या मुंबई से सटे पालघर के जंगलों में की गई। एक नौसैनिक की खौफनाक और हैरान कर देने वाली हत्या की इस वारदात में इतने पेंच हैं कि पालघर पुलिस के लिए इसे सुलझा पाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। नौसेना के सेलर सूरज कुमार दुबे के झारखंड के घर में मातम छाया है। झारखंड के पलामू में रहने वाले सूरज मुंबई से सटे पालघर की पहाड़ी इलाके में जली अवस्था में मिले थे। अस्पताल में मरने से पहले सूरज ने पुलिस को बताया था कि 30 जनवरी की रात 9 बजे चेन्नई एयरपोर्ट के बाहर 3 लोगों ने बंदूक के बल पर उनका अपहरण कर लिया और 10 लाख की फिरौती मांगी थी। लेकिन सूरज के चाचा सुरेंद्र दुबे का कहना है कि घर वालों को फिरौती के लिए कोई फोन नहीं आया था। फिरौती इतना मांग रहे हैं, दीजिए तब छोड़ेंगे। कोई फिरौती की बात नहीं है, ये सब बनावटी है बात। सूरज की हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पालघर पुलिस ने 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की 10 टीमें बनाई हैं, जो घोलवड से लेकर गुजरात और चेन्नई एयरपोर्ट तक के सभी CCTV तस्वीरों को खंगालने में लगी हैं। लेकिन अभी तक अपहरण जैसा कहीं कुछ नहीं दिखा है। उल्टे ऐसी कुछ जानकारियां मिली हैं जो कुछ और कहानी बयां करती हैं। 23 तारीख को एक नया सिम कार्ड झारखंड में लिया है और ये तीसरा जो सिम कार्ड है, फोन है, वो 1 तारीख को शाम तक चालू था। और इस सिम कार्ड की जो इसमें हमने जो इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें ये सामने आया है कि इस फोन का उपयोग उन्होंने स्टॉक मार्केट, शेयर ट्रेडिंग इसके लिए किया है। इन्होंने बोला कि इनको किडनैप किया है, लेकिन 1 तारीख को इन्होंने चेन्नई के एक ATM से उनके अकाउंट से 5,000 रुपए निकाला है। पुलिस के मुताबिक सूरज के बैंक अकाउंट से पता चलता है कि सूरज ने 6.25 लाख रुपए अपने एक सहकर्मी से कर्ज ले रखा था। इसके अलावा 8,43,000 रुपए का पर्सनल लोन भी ले रखा था। सूरज की 15 जनवरी को शादी तय हुई थी। पता चला है कि ससुराल वालों से भी सूरज ने 9 लाख रुपए ले रखे थे। हालांकि उनके 2 बैंक अकाउंट में केवल 392 रुपए ही मिले हैं। इस बीच सूरज के पिता ने सूरज के ही एक सहकर्मी पर शक जाहिर किया है, जिससे सूरज ने 6 लाख रुपए ले रखे थे। पूरी संलिप्तता जाती है घूम फिर करके धर्मेंद्र नाम का जो व्यक्ति है उसके ऊपर। उसका हमारी लड़की उसके पास फोन की, बार बार तो पहले फोन किए तब कहा कि नहीं हम लोग मित्र हैं, इसके चलते हम बातचीत करते रहते थे उनसे। हमारी लड़की बोली कि हमसे या पिताजी से उसका दिन में 2 बार 3 बार फोन से अगर निकला तो बातचीत होती है जी। तो उनसे 13 बार बातचीत हो रहा है। कौन सा मित्रता, तू ही मेरा भाई का अपहरण कराया है। सूरज कुमार दुबे अपहरण और जलाकर हत्या मामले में पालघर पुलिस को अभी तक ऐसा कोई सुराग नहीं मिला है जो अपहरण की पुष्टि करे। साथ ही अपहरणकर्ताओं को अगर सूरज की हत्या ही करनी थी तो वो चेन्नई से 1500 किलोमीटर दूर मुंबई के पास पालघर क्यों ले आए। गौरतलब है कि सूरज कुमार 2019 तक मुंबई में भी रह चुका था। इसलिए पालघर पुलिस अब सूरज हत्याकांड का मुंबई कनेक्शन जांचने में भी जुटी है।
मीरा रोड से राजा महल और मुंबई से अपने सहयोगी गणेश परब के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।